तो भाइयों आज यूपीएसआई और पीसीएस और आपके आरओ और एआरओ के लिए संवैधानिक क्लास स्टार्ट हो रही हैं। आज है 23 फरवरी और ये 23 फरवरी से 28 तक डेमो क्लास चलेंगी, ठीक है। और 25 से आप पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको डेमो क्लास पसंद आ रही हैं तो आप 25 तारीख से पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। मेरा नंबर है 9720622465। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम संविधान पढ़ेंगे। संविधान में हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन 1773 से 1858, ठीक है भाइयों। बस आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं संविधान। मैं आपको संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ शुरू में, स्टार्टिंग में, शुरू करने से पहले, ठीक है। संविधान, तो संविधान वे प्रावधान जिनसे किसी देश का शासन चलाया जाता है। वे प्रावधान जिनसे किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान कहलाता है, ठीक है भाइयों। तो संविधान क्या क्या होता है? वे प्रावधान जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है, संविधान कहलाता है, ठीक है। संविधान देखिए, आप नोट्स बनाते रहिएगा इनके, ये आपको एग्जाम में 100% सहायक होंगे। आपकी जॉब लगनी तो पक्की है इस बार, ठीक है। आप नोट्स बना लीजिएगा इनका, मैं नोट्स बनवा रहा हूँ साथ के साथ। तो संविधान जो है सैद्धांतिक होता है एक, ठीक है। संविधान सैद्धांतिक होता है, सैद्धांतिक होता है, ठीक है। और देखिए राज्य व्यवस्था की बात की जाए, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था भी बता देता हूँ आपको क्या होती है। यह संविधान का व्यवहारिक रूप है, ठीक है। यह संविधान का व्यवहारिक रूप है, ठीक है। और आइए मैं आपको इसको ठीक से समझा देता हूँ कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि अनुच्छेद आर्टिकल 17 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है अस्पृश्यता एक अपराध है। क्या है? अस्पृश्यता एक अपराध है, अपराध है। तो यह क्या है? यह संविधान है, ठीक। यह संविधान है, ठीक। और 1955 में संसद ने कानून बनाया, कानून बनाया। क्या कानून बनाया? कि ऐसा करने वाले को, ठीक है, 5 वर्ष की सजा दी जाएगी, ठीक है। यदि कोई ऐसा करता पाया गया, इस अपराध को करता पाया गया
तो 1955 में संसद ने कानून बनाया कि ऐसा करने वाले को 5 वर्ष की सज़ा होगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये राज्य व्यवस्था है। ठीक, राज्य व्यवस्था। ये संविधान है, ठीक है, कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का एक अपराध है और इसको करने वाले को 5 वर्ष की सज़ा है। यह राज्य व्यवस्था है। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। मैं आपको एक बार सरकार के अंग और बता देता हूँ, फिर हम कंपनी का शासन देखेंगे। ठीक है, जो 1773 से 1858 है। ठीक है, पहले मैं आपको सरकार के अंगों के बारे में बता देता हूँ और मैं आपको एक ग्राफ से बताऊँगा। ठीक है, तो आपको कब भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या हैं इसके सरकार के अंग और ये सरकार कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, तो पहले नंबर पे है क्या? विधायिका। ठीक, फिर आती है आपकी कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है भाइयों, पहले पे विधायिका, फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए विधायिका में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से अंग हैं विधायिका के। तो इसमें एक पहले पे जो है वो है केंद्र। ठीक, दूसरे पर राज्य है। और कार्यपालिका में क्या क्या होता है? कार्यपालिका में भी केंद्र और राज्य होते हैं। ठीक है, और न्यायपालिका, न्यायपालिका की बात की जाए तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सबसे ऊपर न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उससे नीचे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, ठीक है, और फिर उसके आगे बात की जाए उससे नीचे क्या आता है? फिर जिला न्यायालय, जिला स्तर पर जिला न्यायालय, जिला। ठीक है, और विधायिका के केंद्र की बात की जाए, केंद्र में क्या क्या आता है? तो केंद्र में देख लेते हैं क्या क्या है। केंद्र में संसद आती है पहले। ठीक है, संसद, और संसद में क्या क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा, और अपने राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी हमारे संसद के एक उसमें अंग में आते हैं। ठीक है, और राज्य में देख लेते हैं क्या क्या आता है। राज्य के भीतर विधानमंडल, और विधानमंडल के अंग विधान परिषद, और विधानसभा। आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, ऐसे ही ग्राफ को ताल लीजिएगा। और ठीक है, केंद्र में, इस कार्यपालिका के केंद्र में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति से नीचे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री से नीचे क्या आते हैं? मंत्री परिषद। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के अंडर में कौन होते हैं? केंद्रीय सेवा के अधिकारी। कौन? केंद्रीय सेवा के अधिकारी। ठीक है, तो केंद्र में, कार्यपालिका के केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और केंद्रीय सेवा के अधिकारी आते हैं। ठीक है, अब राज्य में देख लेते हैं, राज्य में कौन कौन आते हैं कार्यपालिका के। तो इसमें पहले नंबर पर राज्यपाल।
ये जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे राज्य में, राज्य के राष्ट्रपति भी कह सकते हैं इनको, राज्यपाल होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये इनके अंडर में कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है भाइयों, मुख्यमंत्री हो गए। फिर इनके अंडर में मंत्री परिषद, राज्य स्तर की मंत्री परिषद, ठीक है, ये केंद्र स्तर की थी और ये राज्य स्तर की, ठीक है। और फिर क्या थे? प्रांतीय सेवा के अधिकारी, प्रांतीय सेवा के अधिकारी, ठीक है। तो ये आपका सरकार के अंग आपको पता चल गए होंगे, ये स्ट्रक्चर है। कुछ बालकों को कन्फ्यूजन रहता है, आज के बाद नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। देखिए, सरकार के अंग 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक। न्यायपालिका में सबसे पहले नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और फिर जिला न्यायालय, ठीक है। और विधायिका के 2 भागों में बटी रहती है, केंद्र और राज्य, और कार्यपालिका भी 2 भागों में काम करती है, ठीक है, केंद्र और राज्य में। तो इसके केंद्र में संसद आती है, संसद में क्या क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसकी राज्य में विधानमंडल, विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। और कार्यपालिका की जो केंद्र होता है उसमें कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और केंद्र सेवा के अधिकारी। और इनके ये बढ़ता और घटता क्रम भी लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही इनके अंडर में कार्य करते हैं, ठीक है भाइयों। और राज्य में देख लेते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रांतीय सेवा के अधिकारी, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नोट्स बनाते रहिएगा भाइयों, ठीक है, बहुत काम आएंगे नोट्स आपके। आगे चलते हैं। आइए अब देख लेते हैं हम थोड़ा संवैधानिक विकास के बारे में, ठीक है। संवैधानिक विकास देख लेते हैं कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना कंपनी के शासन से। कंपनी का शासन जो 1773 से 1558 तक रहा, ठीक है। कब से कब तक? 1753 से 73 से 1858, ठीक है, कंपनी का शासन, कंपनी का शासन। चलिए देख लेते हैं क्या क्या हुआ और कैसे कैसे संवैधानिक विकास हुआ हमारा, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1600 में, 13 दिसंबर 1600 में उस समय जो लंदन में शासन था जिनका, वो थी एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ का शासन था लंदन में। तो उसमें 217 हिस्सेदार एकत्रित हुए, ठीक है, और एक कंपनी बनाई गई। एक कंपनी बनी जिसमें कितने हिस्सेदार थे? 217, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, ठीक है। पूर्वी देश जैसे हमारा भारत, चीन, ये देश इधर के पूर्व के, इनके साथ व्यापार करने के लिए 217 हिस्सेदारों ने एकत्रित होकर एक कंपनी बनाई, ठीक है। तो तथा एलिजाबेथ ने इस कंपनी को 15 वर्षों का लाइसेंस दे दिया, ठीक है, 15 वर्षों का लाइसेंस दे दिया। तो क्वेश्चन देख यहाँ से बन सकता है कि उस समय पर लंदन की जो शासक थी वो कौन थी, ठीक है, और कितने हिस्सेदार थे जिन्होंने कंपनी बनाई, ठीक है, और कितने वर्षों का लाइसेंस दिया एलिजाबेथ ने, ठीक। और इसके आगे क्या हुआ? इसके बाद जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। जो ये 15 सालों का लाइसेंस दिया था ना कंपनी को काम करने के लिए हमारे भारत देश में, उसे जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, मतलब कभी तक भी करो अपना, कभी तक भी लूटो देश को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कंपनी ने फिर 3 प्रेसिडेंसी बनाई, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बनाई उसी कंपनी ने, जिसको ये जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। तो कहाँ कहाँ पे बनाई? नंबर 1 कोलकाता में, नंबर 2 मुंबई में, और नंबर 3 मद्रास में। यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ये इसके मध्य के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनको भी बता रहा हूँ मैं आपको। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। फिर 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ, द्वैत शासन लगा, जो कि 1765 से 1772 तक रहा, ठीक है।
अर्थात 7 वर्ष तक शासन रहा। द्वैत शासन जो था बंगाल में 7 वर्ष तक रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 1770 की बात की जाए तो बंगाल में अकाल पड़ा। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा तो कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। क्या मांगा? ऋण मांगा कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से। तो ये उनको अच्छा नहीं लगा कि भाई ये तो पैसा मांग रहे हैं, वो भी इतना 10 लाख पाउंड। ठीक है, और किसकी वजह से? बंगाल में जो अकाल पड़ा 1770 में। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। तो ऋण मांगने की वजह से कंपनी को कार्यों की जांच के लिए ब्रिटेन की संसद ने एक समिति का गठन किया। ठीक है, तो उनको मतलब उनको यकीन नहीं हुआ कि इतना पैसा ऐसे नहीं देंगे, हम एक समिति बनाएंगे जांच के लिए। तो उसका गठन किया ब्रिटेन की संसद ने, जिसने सुझाव दिया कि उस कंपनी ने जो जिसका गठन किया था उसने सुझाव दिया कि सरकार को कि कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कीजिए और इसके कार्यों की निगरानी कीजिए, कि इसकी निगरानी आप खुद कीजिए और अपना नियंत्रण रखिए इस कंपनी पर। ठीक है, अतः निगरानी रखने के लिए ही ब्रिटेन के संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया। ठीक है, समझ गए? रेगुलेटिंग एक्ट कब और क्यों पास हुआ? जो बंगाल में अकाल पड़ा उसके लिए कंपनी ने ब्रिटेन से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। उसकी जांच के लिए एक कंपनी भेजी गई। ठीक है, ब्रिटेन की संसद ने कंपनी की जांच के लिए समिति का गठन किया गया। तो वहाँ पे भेजा गया, उसने सुझाव दिया कि अपना नियंत्रण कीजिए कंपनी पर और इसके कार्यों की निगरानी रखिए। ठीक है, तो इसी के लिए, इसकी निगरानी रखने के लिए ब्रिटेन की संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 पास किया। ठीक है, आइए अब रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आइए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रावधान रखे गए इसके लिए। इस एक्ट के तहत कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया मुंबई और मद्रास को। ठीक है, जो 3 प्रेसिडेंसी बनी थी शुरू में, अब उसमें से एक जो कोलकाता है उसके अधीन काम करेंगे मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी। ठीक है, और पहले बंगाल का गवर्नर होता था, पहले जो बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन इन दोनों के अधीन होने के बाद, किन दोनों के? मद्रास और मुंबई को कोलकाता के अधीन होने के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल होने लगा। ठीक है, कहा जाने लगा, मतलब कहलाने लगा। पहले तो बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन इन दोनों को अधीन होने के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी दौरान, रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इलेजियम इम्बे जो हैं इसके प्रथम चीफ जस्टिस, जो इसके चीफ जस्टिस थे, मतलब मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, क्या? इलेजियम इम्बे, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, उसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनाए गए। जो ये गवर्नर जनरल बने थे यहाँ पे, इसके अधीन होने के बाद वो वारेन हेस्टिंग्स बनाए गए। ठीक, नाम ध्यान रखिएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, उससे पहले गवर्नर होते थे, लेकिन इन दोनों को अधीन होने के बाद गवर्नर जनरल होने लगे। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स जो हैं इनकी सहायता के लिए एक समिति बनाई गई जिसमें 4 सदस्यों को रखा गया। ठीक है, इनकी सहायता के लिए एक समिति बनी जिसमें 4 सदस्यों को रखा। आइए आगे चलते हैं। किसके द्वारा? मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। ठीक, इसके द्वारा, ठीक है, ये इसके है, इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर, जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे, जो कि उसके प्रेसिडेंसी कलकत्ता के अधीन हो गई थी, उसके जो गवर्नर थे मद्रास और मुंबई के, वो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स के अधीन हो गए, मतलब उनके अंडर में काम करने लगे मुंबई और मद्रास के। ठीक है, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। जब तीनों के, मद्रास, कोलकाता और मुंबई के तीनों अलग अलग थे, जब वो दोनों मुंबई और मद्रास कोलकाता के अधीन हो गई तो उसके जो अलग अलग गवर्नर थे वो भी गवर्नर जनरल जो वो बने वारेन हेस्टिंग्स, उनके अंडर में काम करने लगे। ठीक है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और बाहर के लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत, ठीक है, किसके तहत? इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1773 है। ठीक है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को
निजी व्यापार, ठीक है, करने और बाहर के लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे चलते हैं। अब उससे आगे आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का संशोधन अधिनियम, इसे 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? 1781 संशोधन अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ध्यान रखना भाइयों, आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में। बंदोबस्त कानून किसे कहा जाता है? 1781 संशोधन अधिनियम को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो ये किस लिए आया? 1773 में जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए एक और अधिनियम पारित किया गया, जो 1781 अधिनियम था, और जिसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या हैं इसकी 1781 संशोधन अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1 पर, कोलकाता की सरकार बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए कानून बना सकती है। अब जो कोलकाता की सरकार थी, जिसके अधीन वो दोनों प्रेसिडेंसी आ गई थी, ठीक है, अब सब कार्यभार तो इसके हाथ में ही है, तो इसकी सरकार बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए कानून बना सकती है। अब ये कानून बनाएंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी दूसरी विशेषताओं में क्या क्या थी। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों, ठीक है, तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो इस कानून में जो ये कानूनी होते हैं, ठीक है, ये संशोधन जो होते हैं ये कानूनी होते हैं। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों, जो राजस्व संबंधी मामले थे, ठीक है, तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले, ठीक है, एक तो राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली, मतलब जो वसूली की जाती है टैक्स एक तरीक़ा से, को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। ठीक है, जो वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नहीं आएंगे, अब उनको हम खुद देखेंगे। ठीक है, और नंबर 3 देख लेते हैं इसकी विशेषता। तथा इस बात का ध्यान रखा गया कि कानून बनाते समय वह लागू करते समय भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाए। और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया इस कानून को बनाते समय कि जो भारत के जो भारतीय संस्कृति है और वहाँ के मूल्यों को ध्यान में रखकर वहाँ का कानून बनाया जाए और उसको लागू भी किया जाए, कि मतलब उनको कोई ठेस ना पहुँचे और कोई हानि ना हो उनकी संस्कृति को। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी विशेषता देख लेते हैं। चौथी विशेषता है इसकी, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई क्या, कि प्रांतीय न्यायालय की जो अपील थी, जो प्रांतीय मतलब छोटे स्तर की जो अपील थी, उनको गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के यहाँ पर दायर हो, उनको कहाँ पे दायर किया जाए, मतलब कहाँ पर पेश किया जाए? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय में, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में उनको दायर कीजिए। ठीक है, वो बड़े स्तर की, केवल बड़े स्तर की समस्या देखेंगे, ठीक है, अपीलों को सुनेंगे, ना कि प्रांतीय स्तर की। और इसकी 5वीं विशेषता देख लेते हैं। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थे ये, ठीक है, को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए एक अधिकृत किया गया। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। इससे आगे आता है 1785 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, जो 1773 में हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट तथा एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में हुआ, के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। इन दोनों एक्टों के बाद रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और 1773 के बाद एक महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। ठीक है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या आए हैं ये, और ये क्यों अस्तित्व में आया। नंबर 1, उसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। ठीक है, इस एक्ट ने जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे, दो ही काम का होते हैं, राजनीतिक होते हैं और एक वाणिज्यिक होते हैं, उनको अलग अलग कर दिया। पहले ये एक साथ ही करते थे। और ब्रिटेन के पीएम बने एडवर्ड पिट्स ने ही इस पिट्स इंडिया एक्ट को
लाए, ठीक है। इस वजह से इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है 1784। तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे उस टाइम पे, कौन बने, एडवर्ड पिट्स। आगे चलते हैं। ब्रिटिश संसद का कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा, ठीक है। जो ब्रिटिश की संसद थी उसका यहाँ की कंपनी पर, जो इंडिया में कंपनी थी उस पर नियंत्रण बढ़ा, ठीक है। तो कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्य अलग किए गए। जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे, ये वही बात है, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया, ठीक है। राजनीतिक कार्य अलग अलग किए गए। आगे चलते हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसमें ही जो ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। यह सैनिक, असैनिक राजस्व कार्यों को देखने के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसका गठन, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, उसका गठन सैनिक जो होते थे उनके, असैनिक राजस्व कार्य को देखने के लिए इसका गठन किया गया, ठीक है। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के क्राउन द्वारा की जाती थी। सीधे जो ब्रिटेन के क्राउन थे, कौन थे उस टाइम पर, एडवर्ड पिट्स, ठीक है। उन्होंने ही, वही इनकी नियुक्ति करते थे, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे उनकी नियुक्ति कौन करते थे, ब्रिटेन के क्राउन द्वारा की जाती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जो कंपनी के व्यापारिक कार्य देखेंगे, ठीक है। जो दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, ये तो ये कौन क्या काम करेगा, ये कंपनी के केवल व्यापारिक मामलों के जो कार्य होंगे उनको देखेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आया 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक। 1793 चार्टर एक्ट, ठीक है। मैं आपको क्रम वाइज ही याद करा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। और देखते हैं क्या है चार्टर एक्ट 1793। कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। जो व्यापारिक जो अधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल का मुंबई में मद्रास पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया, ठीक है। इस आइए आगे देखते हैं। जो गवर्नर जनरल एवं इसकी परिषद के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई, ठीक है। जो ये गवर्नर जनरल जो थे यहाँ के, ठीक है, इसकी परिषद के सदस्यों का वेतन, ठीक है, जो इसकी परिषद थी उसके सदस्यों का वेतन कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय कोष से, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित किया, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनको जो काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया, ठीक है। जो उनकी शक्ति थी उनको सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित किया गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे आता है 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। ये भी चार्टर एक्ट ही है और 1813 का है ये, लेकिन ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या सुधार हुए। कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जो कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया और अन्य जो कंपनियां थीं, कंपनी के लिए भारतीय व्यापार को खोला गया, ठीक है। जो कंपनी का भारत के साथ एकाधिकार, मतलब उनका ही अधिकार था, उसको हटाकर अब कोई भी यहाँ पर व्यापार कर सकता है, ठीक है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आगे देखते हैं। इस कानून ने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी बनाए रखा, ठीक है, बना रहा। इस कानून से जो चीन के साथ व्यापार हो रहा था हमारा, और चाय का व्यापार जो था उसके भी एकाधिकार भी बना रहा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। 1000 रुपये की व्यवस्था की गई, ठीक है। 1000 रुपये की व्यवस्था की गई किस लिए, साहित्य शिक्षा के सुधार हेतु, जिसका उद्देश्य कंपनी के लिए बाबू तैयार करना था। मतलब अपने लिए जो उनके काम करने के आदमी हैं उनके लिए एक व्यवस्था की गई शिक्षा और साहित्य में सुधार हेतु, ठीक है। और वो भी किसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए, जो उनके लिए काम करने वाले आदमी मिल सके, ठीक है। आगे देखते हैं। इस कानून ने भारत में कंपनी शासन क्षेत्र पर
ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने, किस कानून ने? 1813 का चार्टर एक्ट, जो ये कानून आया, इस कानून ने भारत में कंपनी शासन क्षेत्र पर, जहाँ पर भी कंपनी का शासन था उस क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता, ठीक है, जो ब्रिटेन के राजा थे, को प्रकट व स्थापित किया। ठीक है, और आगे चलते हैं। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बंदिशों के बीच, जो ब्रिटिश इलाके थे भारत में, ठीक है, भारत में जहाँ पे ब्रिटिशों का राज था, उन इलाकों में बंदिशों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। ठीक है, इस एक्ट से जो उन्होंने बंदिशें लगा रही थी, उनके बावजूद पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए की व्यवस्था कराई। ठीक है, आगे चलते हैं। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, इस कानून ने किनको अनुमति दी? ईसाई मिशनरियों को भारत बुलाया और उन्हें लोगों को प्रबुद्ध कराने की अनुमति दी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या है 1833 का चार्टर अधिनियम। जो देखिए, पहले से चलते हैं। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, नीति प्लस उदारवाद का प्रभाव इस एक्ट में दिखाई देता है। ठीक है, क्या क्या दिखाई देता है? जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी, उसकी नीति और उदारवाद का प्रभाव इस एक्ट में दिखाई देता है। किस एक्ट में? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त किया गया। अब आगे कंपनी राजनीतिक कार्य कर देखेगी। ठीक है, अब कंपनी का जो वाणिज्यिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया बिल्कुल। अब बस कंपनी क्या करेगी? जो केवल राजनीतिक कार्य हैं केवल उनको देखेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कहाँ का गवर्नर जनरल कहा जाएगा? भारत का, टोटल भारत का। अब इनका अधिकार बढ़ गया है। ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? अब लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, तो जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल से अब भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, तो वो कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, और प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। ठीक है, इसी एक्ट के दौरान प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। ठीक है, उसमें देख लेते हैं क्या क्या है प्रथम विधि आयोग में। भारतीय कानून को संहिताबद्ध बनाने के लिए, ठीक है, भारतीय कानून को संहिताबद्ध बनाने के लिए और गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए विधि सदस्य को शामिल किया गया। वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य को लिया गया और उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को लिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं। इसमें क्या क्या हुआ? भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना का विचार आया। ठीक है, जो भारत के लिए एक विधान परिषद बनी जाएगी, सबसे अलग पृथक होगी वो, इनसे सरकार, यहाँ की कंपनी से, की स्थापना का विचार आया। ठीक है, इस एक्ट के दौरान विचार आया ये। और विधान परिषद की बनाई गई विधि को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता है। जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो वहाँ की बनाई हुई विधि को, मतलब कानून को वीटो मतलब उसकी मर्जी होगी कि वो उसको लागू करे या नहीं। ठीक है, वहाँ की विधान परिषद की नहीं इच्छा हो सकती। ठीक है, वीटो का मतलब होता है ये, जब वो चाहेगा तब वो लागू होगा। आगे देख लेते हैं। डायरेक्टर्स की संख्या को घटा दिया गया। ठीक है, 24 से 18 किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनकी संख्या को 24 से 18 किया गया। किसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? इसने, ठीक है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था क्या आरंभ किया गया? जो सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन होने लगे वो इसी एक्ट के दौरान हुए। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट के दौरान जो खुली प्रतियोगिता थी चयन हेतु, उसकी व्यवस्था का आरंभ किया गया। ठीक है, ठीक है भाइयों, वीडियो समाप्त हुआ। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये डेमो क्लास हैं और पेड क्लास इससे भी अच्छी होंगी। ठीक है भाइयों, और
मैं पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको तीनों परीक्षाओं में काम आएगा इससे, ठीक है। एक तो आपका UPSI जो कभी भी आ सकता है आपका, और ये PCS, इसके तो फॉर्म भरे ही जा रहे हैं, और आपका RO और ARO समीक्षा अधिकारी, ठीक है। ये आपको तीनों परीक्षाओं में जो मैं आपको संविधान करा रहा हूँ उपयोगी साबित होगा। तो एक से ही देख लो, तीनों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है आपकी। और बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और वीडियो समाप्त हुआ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है भाइयों। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।